आज मैं लेके आया हूँ कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लिक्विड सॉल्यूशन के या फिर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए एक डिफरेंट लॉजिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 4 कंपाउंड का और आपसे पूछा गया है कि वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। ये किस बेसिस पे मैंने बोला, समझना। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब वो कम टेम्परेचर पे ही वेपर फॉर्म कर लेगा। अगर वो कम टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म कर लेगा तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो ज्यादा वेपर फॉर्म क्रिएट करेगा गाइस। जितना ज्यादा वेपर बनेगा वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा अपनी लिक्विड सरफेस पे। मतलब आप बोल सकते हैं कि जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना ही वेपर प्रेशर आपको ज्यादा मिलेगा, सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट कम है वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वो किसके लिए है? वो है मिथेनॉल के लिए गाइस। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा? मिथेनॉल का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर पूछा है, मतलब वाई ए पूछा है आपसे, एक्स ए नहीं पूछा है। वेपर में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है? चलिए, आपको ध्यान है एक्स ए दिया हुआ है 0.4। गाइज आप बताइए, क्या आप पी टोटल जो है निकाल सकते हैं? पी टोटल के आपको क्या लगाना है? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, राइट, सिंपल। क्या आपको पी नोट ए पता है? बिल्कुल पता है, 100 दिया हुआ है, ये 0.4 दिया हुआ है। पी नोट बी भी आपको पता है 200, और एक्स बी कितना होगा गाइस? 0.6 होगा, क्योंकि एक्स ए आपको इतना दिया हुआ है तो एक्स बी कितना होगा? 0.6 होगा, सिंपल। ठीक है, जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पी टोटल आएगा 160 आएगा गाइस। ठीक है, पी टोटल कितना आ गया? 160। इसका यूनिट यहाँ पे है एम ऑफ एच जी। क्लियर होता है? चलिए, देखिए ये था रोल्स लॉ पे। आपको पता है कि डॉल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जो ए का पार्शियल प्रेशर होगा, राइट, वो क्या होगा? ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? उसका मोल फ्रैक्शन इन ए इनटू टोटल प्रेशर, राइट। तो आपको पता है कि वाई ए क्या है, आपको निकालना है। पी टोटल आपने जस्ट अभी निकाला है 160। और क्या पी ए को आप ऐसे लिख सकते हैं गाइज? पी नॉट ए एक्स ए, सिंपल लिख सकते हैं ना। तो चलिए देखो कितना आसान हो गया। आप देखिए, इसी को मैं यहाँ पे आगे कर रहा हूँ। पी नोट ए एक्स से आपको पता है, पी नोट आपको पता है 100 होता है, एक्स से आपको पता है 0.4 है गाइज। तो वाई ए आपको निकालना है, और पी टोटल जस्ट आप अभी निकाले हैं 160। आप यहाँ से वाई ए कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप वाई ए कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 1/4 आएगा गाइज। 1/4 मतलब कितना हो गया? 0.25 हो गया। कितना हो गया? 0.25, सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। जो इक्वेशन दिया हुआ है मैं उसको वापस से लिख रहा हूँ। इक्वेशन है पी, एक्चुअली में पी टोटल है गाइस। तो जो पी टोटल है वो दिया हुआ है 120 माइनस 75 XB दिया हुआ है। अच्छा गाइस, आप देखिएगा, आपके सामने मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। पी टोटल इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि पी नोट ए एक्स ए होता है, प्लस उसके बाद आपको पता है कि वो पी नोट बी एक्स बी होता है, राइट, सिंपल। आपको पता है कि इक्वेशन में सिर्फ एक्स बी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे? आप जो है ए को हटा देंगे, तो ए की जगह 1 - XB लिख सकता हूँ मैं, राइट। फिर ये हो जाएगा पी नोट बी एक्स बी हो जाएगा गाइस, समझ में आता है? चलिए एक काम कीजिए, एक्स बी वाला टर्म जो है सेपरेट कर लीजिए। तो फाइनली यहाँ पे पी नोट ए बचेगा, और जब आप एक्स बी कॉमन लेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा पी नोट बी माइनस ये बचेगा गाइस पी नोट ए। क्लियर होता है? आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए गाइस, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आपको कंपेयर करना है इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, आप कंपेयर कीजिए। जो पी नोट ए है वो कितना हो जाएगा? जो पी नोट ए है गाइस वो हो जाएगा 120, कंपेयर किया, ठीक है। एक्स बी का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? पी नोट बी माइनस पी नोट ए। एक्स बी का कोफिशिएंट 2 में है पी नोट बी माइनस पी नोट ए, और एक्स बी का कोफिशिएंट कितना है इक्वेशन 1 में? -75 है गाइस। कितना? -75। क्लियर होता है? समझ में आता है? तो यहाँ से आप पी नोट बी निकाल सकते हैं। पी नोट बी कितना आ जाएगा गाइस? आप सॉल्व कीजिए, बनेगा 120 माइनस 75। तो ये कितना होता है गाइस? ये होता है 45। तो पी नोट ए आया 120 और पी नोट बी आया 45। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टर्म यहाँ पे आई है, जो टर्म है आइसोटोनिक। गाइज आइसोटोनिक का मतलब है दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, मतलब उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है गाइज वो सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर में यहाँ पे सुक्रोज की बात की गई है, तो आई का वैल्यू 1 होगा। पाई का फॉर्मूला क्या होता है, ICRT, राइट। तो आप यहाँ पे C1 लिखेंगे, आर टेम्परेचर दोनों का सेम है, यहाँ पे C2 आर टेम्परेचर सेम है। फाइनली C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा गाइज। और ये जो C है यहाँ पे, ये क्या है, मोलारिटी है गाइज। क्या होता है, ये मोलारिटी है, कैपिटल M जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। देखिए गाइस, जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो वेट बाय वॉल्यूम में दिया हुआ है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ हो तो मोलारिटी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। गाइस ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया होता तो आपको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इंटू 10 करना पड़ता, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है तो बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। आप सिंपली लिख सकते हैं गाइस, जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको क्या करना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम C1 के लिए कितना है, 5 है गाइस, इनटू क्या करोगे आप, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। सुक्रोज का मोलिकुलर मास कितना होता है, 342 होता है गाइस, आपको पता होगा, राइट। चलिए इधर 1 आएगा, इंटू 10 आएगा, डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर मास आपको निकालना है, M मान लिया मैंने। आप इसको सॉल्व कीजिए गाइस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा 68.4। बहुत ही सिंपल सा सवाल था ये। यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आपने देखा, उस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए, डायरेक्टली क्वेश्चंस आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है गाइस। तो पाई आपको मैं बता दूं कि CRT होता है। आई यहाँ पे 1 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि ऑर्गेनिक सोल्यूट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक सोल्यूट लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए, जो पाई है वो आपको CM/Hg में दिया हुआ है गाइस, तो आप इसको ATM में कन्वर्ट करने के लिए कैसे डिवाइड करेंगे, 76 से डिवाइड करेंगे गाइस। ध्यान रखना, सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर mm दिया होता तो 760 से डिवाइड किया जाता। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए आप क्या निकालते गाइस, मोल बाय वॉल्यूम। क्या मोल दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। मोल कैसे निकालेंगे, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास, हमने m मान लिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 0.1 लीटर होगा गाइस, क्योंकि 100 ml दिया हुआ है। r का वैल्यू जब तक नहीं दिया हुआ है आप पूरा लिखेंगे 0.0821। और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड गाइस, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, हम यहाँ पे केल्विन में रखते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से m को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप m को कैलकुलेट करेंगे गाइज, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, वो आएगा 149.75 आएगा गाइज। ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। गाइज दो आपके सामने लिखे हुए हैं, एक AlCl3 लिखा हुआ है, एक CaCl2 लिखा हुआ है। इसका टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, इसका टेम्परेचर T2 दिया हुआ है। ठीक है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो डेल्टा TB होता है गाइस, वो क्या होता है, I होता है, फिर KB होता है, इंटू M होता है। क्योंकि दोनों में सोल्यूट सेम है, दोनों का सोल्यूट सेम है तो केबी सेम, दोनों का सॉल्वेंट सेम है तो केबी सेम होगा। दोनों में सॉल्वेंट सेम है इसलिए केबी सेम होगा गाइस। दोनों में सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, मतलब एम का वैल्यू भी सेम होगा। तो आप बोल सकते हैं कि डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा गाइस, आई पे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करेगा। डेल्टा टीबी क्या होता है गाइस, टीबी माइनस टी नोट बी होता है, प्रोपोर्शनल टू आई होगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि अगर आई का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा, बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए, आई क्या होता है, आई होता है 1 + n - 1 इंटू अल्फा, राइट। दोनों ही जो इलेक्ट्रोलाइट है AlCl3 और CaCl2, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनके लिए आप डायरेक्टली जो है n का वैल्यू बोल सकते हैं कि जो AlCl3 है उसके लिए n का वैल्यू 4 होगा, CaCl2 के लिए n का वैल्यू 3 होगा। तो जिसके लिए n का वैल्यू ज़्यादा उसके लिए i का वैल्यू भी ज़्यादा। तो i का वैल्यू ज़्यादा किसके लिए आएगा, AlCl3 के लिए आएगा गाइज। क्योंकि AlCl3 के लिए जो i का वैल्यू है, इसके लिए आप i1 मान लीजिए, इसके लिए i2 मान लीजिए। तो I1 जो है वो ज़्यादा है, इसलिए मैं बोल दूंगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है गाइस T1 जिसको आप बोल रहे हैं, वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा होगा T2 से। समझ में आता है गाइस, ध्यान रखना।
अगर यही क्वेश्चन में आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाता तो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है उल्टा आ जाता, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट आई जैसे इंक्रीज होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा डिफरेंट है बाकी सभी क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए समझने का कोशिश करते हैं क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। आपको केएफ का वैल्यू दिया हुआ है, एक इक्वेशन आपको लिखा हुआ है, आप उस इक्वेशन को देख सकते हैं। एच एक्स जो है गिव्स एच प्लस और एक्स माइनस, फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो आप एक काम कीजिए, आपको पता है कि डेल्टा टी एफ जो होता है गाइस वो क्या होता है, वो होता है आई के एफ इंटू एम होता है, सिंपल। डेल्टा टी एफ क्या दिया हुआ है, बिल्कुल 0.2 दिया हुआ है गाइस, ठीक है। 0.20 दिया हुआ है, ठीक है, लिखा मैंने। इज इक्वल्स टू आई आपको नहीं पता है, क्या के एफ दिया हुआ है, बिल्कुल 1.8 दिया हुआ है। और क्या आपको मोलालिटी दिया हुआ है गाइस, देखिए आपको मोलालिटी तो नहीं दिया हुआ बट मोलारिटी दिया हुआ है, और मोलालिटी को सेम मानना है, स्मॉल एम और कैपिटल एम को सेम मानना है, ये क्वेश्चन में उसने बता दिया है। मतलब आप यहाँ पे 0.1 रख सकते हैं। सॉल्व कीजिए गाइस, आई का वैल्यू आपको मिलेगा 10/9 मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आई आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 + n - 1 इंटू अल्फा। आई क्योंकि 10/9 है ये 1 हो जाएगा। एन आपको कितना मिलेगा गाइज, 2, क्योंकि एच एक्स जो है उससे एच प्लस और एक्स माइनस दो आइंस मिल रहे हैं, तो 2 हो जाएगा। -1 इंटू अल्फा, आप अल्फा यहाँ से निकाल लीजिए, आपको अल्फा का वैल्यू मिलेगा गाइज 1/9, ठीक है। चलिए ठीक है, क्योंकि आपको अल्फा मिला है और आपको के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो के सी निकालना है, तो वो क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, राइट। सी कितना है 0.1, अल्फा स्क्वायर कितना होगा गाइस 1/81, और 1 माइनस अल्फा कितना है 1/9, ठीक है। गाइस आप इसको सॉल्व कीजिए, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 1.3 इंटू 10⁻³ ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट जो है मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बताना है, तो ये ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है, क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है, ध्यान रखिए क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर जो है आपको पता होना चाहिए कि जो आई होता है वो क्या होता है, मोलिकुलर वेट के टर्म्स में क्या होता है। देखिए मोलिकुलर वेट के टर्म्स में होता है कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड मोलर मास गाइस, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अच्छा कैलकुलेटेड मोलर मास कितना है गाइस, वो है 170, ऑब्जर्व्ड कितना है 92.64। सॉल्व कीजिए, आई का वैल्यू आएगा नियरली 1.83 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ है वो सिल्वर नाइट्रेट का दिया हुआ है, तो इसके लिए एन का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि ये जो है ये किस में डिकम्पोज होगा, एजी प्लस और NO3 माइनस में, ठीक है। तो आपको पता है कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 + n - 1 अल्फा भी होता है, क्योंकि I का वैल्यू 1.83 है, आपको पता है n का वैल्यू 2 है, और ये अल्फा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अल्फा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 0.83, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं 83% के आसपास आपको मिलेगा, राइट, ठीक है। समझ में आता है गाइस, तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस वीडियो का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन मोलल सॉल्यूशन, मोलल लिखा हुआ है गाइस, स्मॉल एम का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि 100% डिसोसिएटेड है गाइस। देखिए 100% डिसोसिएटेड मतलब अल्फा का वैल्यू 1 है। जैसे आप आई निकालेंगे 1 + n - 1 अल्फा, क्योंकि 1 दिया हुआ है तो आई जो है वो n के इक्वल ही आ जाएगा गाइस। और फॉर NaCl की अगर आप बात करें तो NaCl जो है वो Na+ और Cl- में डिकम्पोज होता है, डिसोसिएट होता है सॉरी, तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि i का वैल्यू भी क्या आएगा, 2 आएगा, सिंपल। चलिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई होता है इंटू के एफ होता है इंटू मोलारिटी होता है। डेल्टा टी एफ को कैसे लिखते हैं गाइस, डेल्टा टी एफ को लिखते हैं T0 F - TF इज इक्वल्स टू, क्या आई का वैल्यू दिया हुआ है, बिल्कुल 2 है। के एफ आपको गिवन है क्वेश्चन में 1.86, मोलालिटी आपको दिया हुआ है 1 मोलल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, सॉल्वेंट वाटर है, तो उसका T0 F 0 होगा, समझ में आता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। माइनस आपको TF कैलकुलेट करना है, इसको आप सॉल्व कीजिए, ये बनेगा 3.72। तो गाइस जो TF आपको मिला एक्चुअली में वो मिला -3.72 गाइस, ध्यान रखना
-3.72 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी सही होगा, साइन का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको हेल्प मिलेगा इससे थोड़ा बहुत। ये क्वेश्चंस थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, एक बार आप खुद सॉल्व कीजिए इनको, ठीक है। ओके बाय।